नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे डिजिटल दुनिया में। डिजिटल माध्यम से अभी हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार बाबा नागार्जुन के कालजयी रचना बलचनमा को मैं अभी एपिसोड बना के आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है। कल तक मैंने 16 एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आज 17वां एपिसोड मैं अपने इस पटल पर रखने जा रहा हूं। एक आग्रह, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे इस वीडियो को मेरे प्रोफाइल पर देख रहे हैं, फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे हैं या पेज पर देख रहे हैं, तो मेरे प्रोफाइल और पेज को फॉलो करें। और यदि कोई मेरे चैनल मैथिली सिनेही पर देख रहे हैं तो मैथिली सिनेही को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं 17वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। 16वां एपिसोड में आपने देखा कि बलचनमा का दुरागमन, जिसे आप गौना कहते हैं, दुरागमन हो रहा है और माफा पे उनकी जो नई नवेली दुल्हन है वो आ रही है। तो रास्ते की ये घटना है। तो लीजिए ये 17वां एपिसोड। चुन्नी गए मामा के लिए, वही पानी ले आए। अब की खैनी का लंबर था, हथेली पर तंबाकू चूना ठोका गया। थोड़ी देर में सुरती तैयार हुई और चुन्नी मामा ने उसे अपने अपने होठों के तले दबाया और चल पड़े। मैं बीड़ी का बगट टारा भैया, एक फूंक कर आधा टुकड़ा दूसरी का भी ख़त्म कर चुका, तब उठकर विदा हुआ। रास्ते में एक दो बार उस जवान को भी मैंने बीड़ी दी थी। बिल्कुल स्वार्थ भी किस काम का भैया, सस्ती महंगी और खुली तंगी तो जिंदगी भर साथ चलेगी। जीना है संग्राम बंदे, जीना है संग्राम, सुना है न कभी भैया। एक जगह सड़क बेहद खराब थी। वहाँ सवारी को डोली से उतर जाना पड़ा था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पुल जाने कब से टूटा पड़ा था। उस साल की बरसात में उस जगह सड़क पर कई गड्ढे पड़ गए थे, मगर अब तक मरम्मत अभी तक नहीं हुई थी। वहाँ आते ही सभी को सवारी छोड़नी पड़ती है। मैंने मन में ठान लिया कि राधा बाबू से कहूँगा, बोर्ड के चेयरमैन उनके दोस्त है, राम राम करके आगे बढ़े हम लोग। रईमा के पास एक जगह आम के बौरों की खुशबू का एक ऐसा झोंका आया कि तबीयत मस्त हो गई भैया। माघ 20 रोज बीत चुका था, आम के मजरने का समय आ गया था। कहते हैं ना, आम का बौर चूस चूस कर ही कोयल अपनी तान को इतनी मीठी बनाती है। खुशबू का वह झोंका लगा कि मामा तक अपनी लाठी टेक कर खड़े हो गए। चुन्नी बोला, साला पेड़ मानो चीर कर बोराया है। ऐसी मस्त खुशबू तो यार कहीं नहीं मिली थी आज तक। पास के मेड़ पर एक आदमी खड़ा था, एक हाथ में 2 गन्ने, दूसरे हाथ में ताजी खोटी हुई मटर की साग की मूड़ियाँ। वह गुनगुना रहा था, सखी है मजरल आमक बाग, कुहकू चिकरे कोयलिया, झिंगुर गावे फाग। सखी है मजरल आमक बाग, कुहकू चिकरे कोयलिया, झिंगुर गावे फाग। कंत हमर परदेश बसै छथि, बिसरी राग अनुराग, विधि भेल बाम सील भेल बैरी, फुटि गेल हमर भाग। सखी है मजरल आमक बाग, सखी है मजरल आमक बाग। ये मैथिली में लिखा हुआ एक विरह गीत है। मैं समूचा गाना सुन लेना चाहता था, मगर चुन्नी से नहीं रहा गया। उसने बीच में ही टोक दिया, खूब मजरा है। कौन आम है बाबू? कपूरिया के 2 पेड़ है, वही अब की बौराए है, जवाब मिला। अभी तो मैं और चुन्नी साथी बोल पड़े, अभी ही बोरा गया। मामा ने धीमी आवाज में कहा, कपूरिया आम खाने में भी ऐसा ही गमकता है बाबू, यह किसकी बगिया है? शकल सूरत तो नहीं, लेकिन कपार का लाल टीका और छाती पर के सफ़ेद धागे बता रहे थे कि वह ब्राह्मण है। ये लोग सीधे साधे शब्द को चिबा चिबा कर बोलते हैं। तो उसने कहा, बाबू छत्रमणि ठाकुर की है। मामा ने दूरा दिया, छत्रमन ठाकुर बड़े अकबाली आदमी है भैया। बड़े अकबाली आदमी है। हाँ, वह बोला, अपने तो ठाकुर प्रतापी थे ही, मुदा लड़का दोनों अगुरवान निकले उनका। मैंने कहा, छोड़िए भी मामा, डोली आगे निकल गई है, पकने लगेगा तो इस आम की गुठली ले जाइएगा। चलिए। गुठली क्यों, 2-4 आम ही मिल जाएंगे। ब्राह्मण देवता बोले, जरूर आना आषाढ़ में। तुम लोग कौन आश्रम हो? जदुवंशी चलते चलते चुन्नी के मुंह से निकला। उधर मैया और रेवनी और टोल पड़ोस के मर्द मेहरारू हमारा बाट जोड़ रहे थे। दाल भात 4 तरकारियाँ, बड़ी अचार, नींबू और आंवले की चटनी, सब कुछ तैयार था। दुल्हन के लिए खीर बना था। डोली पर गुलाबी रंग की साड़ी लपेटी हुई थी। छोकरों ने दूर से ही देख लिया। गांव के बाहर पोखर के भिंडे पर रेवनी और चुन्नी को भाभी वगैरह आगवानी के लिए वहीं पर खड़ी हो गई। मुझे लाज लगी। मामा से बोला, तुम चलो मामा, मैं दिशा फराकत से निपट कर अभी आया। चुन्नी ने मुस्कुराकर नज़र मारी। खग ही जाने खग की भाषा, मैंने उसे इशारे से ही डांट दिया।
शर्माए को और शर्मा कर क्या फ़ायदा। मगर ऐसे भी लोग होते हैं जिनको भिगोए पर पानी उलीचने में मज़ा आता है। मामा आगे बढ़े तो चुन्नी के कानों में मैंने कहा, बड़ी लाज लग रही है यार बा क्यों तुम मेरे पीछे पड़ा है हाथ धो के। ऐसे मौके पर सबका यही हाल होता है यार। चुन्नी ने हंसकर कहा और अपने दाहिने हाथ से मेरे बाएं गाल पर एक चप्पत मार दी। वह भी गांव की ओर चला गया। लेकिन नहीं, रिवाज के मुताबिक दूल्हा और दुल्हन दोनों को एक ही डोली पर सवार होकर आंगन में दाखिल होना था भैया। मालिक की हवेली से दक्षिण भाग था, उससे दक्षिण रास्ता पश्चिम की ओर हमारे घर थे। बाग के पास मुझे डोली पर सवार हो जाना पड़ा। वह घूंघट डाले हुई थी। उनकी हथेली पर अपनी उंगली से गोद कर मैंने छेड़ने की कोशिश की माफा के अंदर, लेकिन वह जरा भी नहीं सुबुगाई, कठुआ गई थी। सभी उम्र की औरतें गीत गाने लगी। मोटी और महीन शंख जैसी भोंपू आवाज़ें सब मिलके एक अजीब समा बांध रही थी। आंगन की मुहानी पर पालकी रखी गई। कहारों को फुर्सत मिली। देखा तेल बाती डालकर कछुए के खप्पर का बना लिया गया था। परछन की वही चीज़ अब तक मुझे याद है। हम दोनों के माथे पर धान छीट कर मुँह, हाथ, बाहों, छाती और घुटनों में दही छुआ कर चुमाओन किया गया। बस देर तक जनी जात गाती रही। मुझे छुट्टी मिल गई। कुछ खाकर हम सभी सो गए। मामा शायद देर तक जागते रहे। कहारों के लिए चुन्नी ने अपना बथान दे दिया। पुआर बिछाकर उन्होंने वहीं आसन जमाया। ऊपर छप्पर तो थे ही। मेहमान दोनों मरैया में ठहराए गए। टिकिया, हुक्का और पानी की तंबाकू का इंतजाम था ही। भगत का भार था चुन्नी के छोटे भाई पर। गार्जियन का काम मनियार चाचा कर रहे थे। ऐसा लगता था कि समूची बिरादरी मेरे ही कामों में जुटी हुई थी। नौजवान भाई मेहमानों को चीथ रहे थे, साले जुलाहे की औलाद हो, तुम्हारी नानी हमारे ही पड़ोस की है, हाँ मुसहर हमारे पड़ोसी है। मेहमान तो गूंगा पड़ गया। साथ जो आदमी आया था वह बोला, अभी तो आप लोगों की सांस से डोका की बू आ रही है अभी तक। उनका यह सब चलता रहा और इधर एक और खजूर की पटिया पर मैं सो गया। जाने कितनी रात गए। रेवनी ने झकझोर कर मेरी नींद तोड़ दी। शराबी की तरह बुरा कर मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा कि क्या है, भीतर चलो भैया। माँ पकड़ कर उठाते हुए बोली, माँ बुलाती है, उठो जल्दी चलो। नींद का झोंका आया तो फिर मैं ढेर हो गया। रेवनी हार कर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद माँ आई और पीठ पर हल्का सा चाट लगाकर बोली, उठ रे बाली, उठ भीतर चल। भीम के तरह पड़ा हुआ है। चिकोटी काटकर कान में तिनके से सिहरन पैदा करके माँ ने आखिर मुझे उठा ही दिया। आकाश में चंद्रमा नहीं थे। आज पंचमी थी ना। 5 ही घड़ी इजोरिया रही होगी। कितनी रात बीती, माँ से पूछा और जमाई ली। माँ मुझे आगे ढकेलती हुई बोली, 2 पहर रात बीत गई बेटा। मुझे पिछली 2 रातों से नींद नहीं आई। पलकों पर पंसेरी पड़ी है मानो। चलो सो जा, हम भी सो जाएंगे। घर के अंदर ढकेल दिया मैया ने। पुआल की सेजट पर बोरी बिछी थी। दुल्हन दुबक कर एक ओर हो गई और सोने का बहाना किए हुए थी। फाटक ढकेल कर अंदर से मैंने घर को बंद कर लिया। डिबरी आले में जल रही थी। लौ काफ़ी तेज थी। किरासन की भभक से दिमाग भारी हो उठा। रानी जी से इतना भी नहीं हुआ कि बाती तनिक कम कर देती। फिर बेचारी पर दया आ गई। फंसा कर लाई गई चिड़िया ही तो है। पराये घर में क्या छुए क्या ना छुए, किससे क्या कहे, किधर कैसे देखे। महीना 2 महीना तो बेचारी को अपना बथान पहचानने में ही लग जाएगा। खुद ही मैंने डिबरी आले से उतार ली और उसका मुंह खोला। बत्ती पर उंगली डालते ही वह बुत गई। साली धक तेरी की। जो सोने का नाटक रचे हुई थी उससे भी नहीं रह गया। खिलखिलाकर वो भी हंस पड़ी। डिबरी छोड़कर मैं बिस्तरे की ओर लपका। ठिकिया कर उसे बाहों में कस लिया तो मेरा मुंह उसकी कनपट्टी पर पड़ा। उतावले में फुसफुसा कर बोला, तरीका तो तुमने यह अच्छा निकाला, लेकिन इतने ज़ोर से खिलखिलाना ठीक नहीं था। मैया और रेवनी क्या कहती होगी अपने मन में। मुझे अंधेरे में अनुभव हुआ कि बेचारी लजाकर काट हो गई है। चुम्बा लेते हुए मैंने कहा, खैर कोई बात नहीं। अच्छा दिया सलाई कहाँ है बताओ। वह उठी। सिरहाने से माचिस निकालकर चुपचाप जलाया। डिबरी की बाती से तिल्ली को छुआकर फिर उसे बुताकर अलग फेंक दिया। लौ को मध्यम करके डिबरी को आले पर रख रही थी तो देखा चेहरा भारी हो गया था। मिट्टी से रगड़कर जब अपनी उंगलियों में साफ कर चुका था तब उठकर उसे अपने पास बैठाया। फिकिर का है कि मैं बोला, अपने घर में 2 ही प्राणी तो है, बाकी मैं हूँ और तुम आई हो।
तुम्हारी खिलखिलाहट सुनकर माँ बड़ी खुश हुई होगी। आज उसके मन पर से चिंता का सील उतर गया होगा। देखना बुढ़िया को आज से अच्छी नींद आएगी। रही रेवनी सो वह बड़ी एक सुधंग है हमारी बहन, वह तुम्हारे इस ढिठपने का भी जिक्र नहीं करेगी कभी किसी से। अब उसके चेहरे की साबिक सूरत लौट आई। बात बात पर फर्क है भैया, एक बात आदमी को रुला देती है, दूसरी बात उसे हंसा देती है। 16-17 की उम्र, मेहरारू की जात, ससुराल की पहली रात, लाज और डर का भला क्या पूछना। मैंने कहा कि घर का नाम तो बताओ, फिर लजा गई। दोबारा पूछा तो आहिस्ता से बोले सुगनी। सूगा तो तुम हो ही। थोड़ी उठाकर उसके मुंह को अपनी तरफ करके बोला, अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है तेरा, मैं भी इसी नाम से तुम्हें पुकारूंगा। इनकार तौर पर उसने माथा हिलाया। क्यों? मैंने पूछा। कपड़े से एक खूंट को अंगूठे में लपेटते हुए बोले, यह मेरा नैहर थोड़े है, यहाँ उस नाम से बुलाओगे तो लोग मुझे चिढ़ाएंगे, तो अकेले में सुगनी कह के बुलाऊंगा, है ना मंजूर? अब कि उसने मुस्कुराते हुए होठों और नचाती हुई नज़रों से मंजूरी का इशारा किया। इसी बीच कई बार जमाई भी ले चुकी थी। मैंने कहा, सो जाओ, हाँ यह तुम्हारा मुंह बजावन है, ये ले लो। 5 रुपया अंटी से निकाल कर उसके हाथ पर मैंने धर दिया। जो रस्म नैहर में नहीं पूरी हुई वो आखिर यहाँ पूरी हो गई। उस रात बाबा जोगादास ने भंग पिलाकर मती गति मेरी हर ली थी, इसीलिए ये रुपया माँ ने मुझे जो दिया था वो आज मैं उसको दे दिया, सुगनी को, अपनी कन्या को। बाप ने सुगनी को रजाई दी थी, हम वही ओढ़ के सो गए। बेचारी को नींद भी आ रही थी और बात बात में लजा जाती थी, सो अलग। मैंने उसे सो जाने दिया। हमारी सारी ज़िंदगी का यह पहला मौका था। यह मुझे काफ़ी शर्मीली और ठंडी मालूम हुई। बिना माँ के 5-7 साल बेचारी ने न जाने कैसे काटे थे। तो श्रोताओं, आज ये एपिसोड मैंने आप लोगों को समक्ष रखा। ये बलचनमा के जीवन का रोमांस कह सकते हैं कि पहली बार वो अपने दुल्हन से मिला बलचनमा। कैसा लगा ये एपिसोड, अपने प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराइएगा। दूसरी बात, हमारे श्रोता, आप चाहे गांव में रहते हो या प्रदेश में, देश में रहते हो या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदा आप लोगों पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।